हाँ बेटा, तो वापस आ जाते हैं। तो हम लोग जो टॉपिक कर रहे थे इसमें हम लोगों ने गार्डनर, स्वीपर ये सब कर लिया था, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरेस्ट, हॉलिडे एंजॉयमेंट, गिफ्ट वाला पकड़ लिया था। ठीक है, फ्री फूड स्नैक्स भी कर लिया है। इसके आगे के पढ़ते हैं। अगला भैया हमारा क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट कार्ड की सुविधा आपको मिलती है, यानी कंपनी ने क्रेडिट कार्ड आपको दे रखा है, वो आपके नाम पे बनवा कर दे सकती है, या कंपनी अपने नाम पे बनवा के आपको दे देती है। ये सुविधा भी एकदम बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ को मिलती है। मतलब अगर क्रेडिट कार्ड पकड़ा दी, सब कॉपी कॉपी करके घर में बैठ गए, बात समझ लो। ऐसे छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ को क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिलती है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ वगैरह होते हैं, सीएफओ वगैरह होते हैं, इनको कंपनी देती है क्रेडिट कार्ड की सुविधाएं। तो अगर क्रेडिट कार्ड का यूज आपने ऑफिशियल पर्पस के हिसाब से किया है, ऑफिस के काम से किया है, अब सीईओ वगैरह होते हैं, क्या तरह तरह की मीटिंग चलती रहती है, तो देश दुनिया घूमते रहते हैं, ऑफिस के काम से आते जाते रहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी खुद का बनवा लेती है और उससे सारे पेमेंट करती रहती है। जो बिल आएगा वो क्या करेगी कंपनी। तो अगर ऑफिशियल यूज के लिए आपने इस्तेमाल किया है क्रेडिट कार्ड को, तो रहेगा क्या बेटा, एग्जाम। और अगर पर्सनल यूज में क्रेडिट कार्ड को यूज कर डाला आपने, तो जितना भी पर्सनल यूज के लिए कार्ड को यूज किया होगा, जो उसके खर्चे आएंगे वो सब क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अब अगर सवाल में ना बोले कि किस यूज के लिए किया गया है, तो पर्सनल यूज मान के आपको टैक्सेबल करना होता है, तो इस पर टिक कर लो। यानी इसका मतलब ये है कि अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे रखी होगी, पर्सनल या ऑफिशियल, तो पर्सनल मान के उसका बिल क्या कर देंगे, टैक्सेबल। ऐसे हॉलीडे में भी अगर कुछ ना बताए तो पर्सनल मानते हुए टैक्सेबल करना है। ठीक है, ऐसे ही मान लो सवाल में लिखा है एजुकेशन फैसिलिटी, लेकिन ये नहीं बता रहा किसको मिल रही है, तो मानो बच्चों को मिल रही। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का सवाल है, लेकिन बता नहीं रहा कि एयरलाइन में काम करते हो नहीं करते हो, तो अदर एम्प्लॉय मान के क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो इन सब में टिक लगा लेना। टिक लगाने का मतलब है कि अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो यही वाला माना जाएगा। मील वगैरह में जब तक ये ना बताए कि रिमोट एरिया में काम कर रहा है, तब तक नॉर्मल मानेंगे और 50 रुपए तक की माफी रहेगी। इसके बाद क्लब फैसिलिटी में, अगर ऑफिशियल पर्पस के हिसाब से क्लब ज्वाइन कराया गया है तो एग्जाम, हेल्थ या स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कराया गया है तो भी एग्जाम, अदरवाइज क्या रहेगा, टैक्सेबल। कुछ ना बताया तो अदरवाइज में डालेंगे और टैक्सेबल चुपचाप कर देंगे। अगर क्लब मिलता है ऑफिशियल पर्पस के हिसाब से तो एग्जाम रहेगा, हेल्थ क्लब है या स्पोर्ट्स क्लब ज्वाइन कराया है ऑर्गेनाइजेशन ने आपके, तो भी एग्जाम रहेगा। अदरवाइज फिर टैक्सेबल, वो पार्टी वाले जो क्लब होते हैं, टैक्सेबल। इसके बाद एक होता है भैया इसॉप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईएसओपी शॉर्टकट में इसॉप बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इसके तहत कंपनी क्या करती है, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है, ये भी सीखो। तो कुछ वर्ड ऐसे हैं जो सीखने आपके लिए ज़रूरी है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, और बाकी यहाँ तो अपना इसका क्या ट्रीटमेंट हो समझेंगे। तो देखो होता क्या है, जब कोई आदमी कंपनी में कहीं जॉब कर रहा होता है, आप भी करोगे, ठीक है, तो आदमी क्या करता है, एक जगह नौकरी करने लगता है, जो मिल गई अपना लपेट लेता है, ये चालू करता है, और फिर क्या करता है, इससे महंगी नौकरी, तो जहां इससे ज्यादा सैलरी हो उसकी तलाश जारी रखता है, साइड बाय साइड, कंपनी को नहीं बताता। जब उसके हाथ में दूसरी नौकरी क्या हो जाती है, आ जाती है, तो फिर कंपनी को क्या है, रिजाइन का घुंघुना पकड़ा के चला जाता है। तो ये ऐसा तो है नहीं कि तुम्ही लोग को पता है कंपनियों को नहीं पता है, समझ रहे हो? लोग को भी पता है। तो कहेंगे रुको बेटा, हमारे पास भी एक गुनगुना है। जैसे तुम हमें छोड़ के जाने का गुनगुना लपेट के बैठे हुए हो, वैसे तुम्हें रोकने का गुनगुना बना चुके हैं वो लोग, उसी का नाम है इसॉप। तो जब आप कंपनी में जॉब करोगे, तो शुरुआत में जब बॉन्ड साइन कराएगा आपसे, तो रोकने के लिए दो विकल्प है। एक तो वो आपसे बॉन्ड एक साइन करा लेता है, उस बॉन्ड में लिखा होता है कि कंपनी में अगर आप शुरुआत के 5 साल, किसी में 3 साल होता है, किसी में 2 साल होता है, इतने साल के अंदर आप कंपनी छोड़ के गए अपनी मर्जी से, हम भगाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम अपनी मर्जी से छोड़ के गए तो 10 लाख रुपए का हर्जाना भरोगे, कंपनसेशन।
ठीक है। और ये उसी कॉन्टेक्ट में लिखा होता है, छोटा सा एक पॉइंट, कहीं नहीं पढ़े तो जा रहे हो तो कौन दिखा देगा बेटा 10 लाख रुपए लेके आओ। ऐसे खाली रेजिग्नेशन लेके ना आओ, लेटर रिजाइन का लेटर बना दिए लेके चले आए, कहता ऐसे नहीं बेटा, 10 लाख का ब्रीफकेस कहाँ है, वो साथ में लेके आइए, तब इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। वरना करो चुपचाप 5 साल अभी काम, उसके बाद में बातें हो। तो एक तो इससे रोक लेता है। दूसरा दूसरा हथियार है ये सॉप वाला। कंपनी कहती है, अब कंपनी को पता है कि 5 साल तो आदमी करेगा ही करेगा, इसके आगे जुगाड़ सोच रखी है, ठीक है। कहीं देखो 5 साल तो वैसे ही करोगे, 5 साल बाद ये ऑफर निकालती है, अभी नहीं बताती तुमको, जब 5 साल हो जाएंगे। जैसे आज 5 साल हो रहे हैं, आज लेके आएगा एक लेटर, सबके मेल आ जाएगा, टक 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 मेल। अब उसमें क्या लिखा होगा कि अगर आप अगले 5 साल तक कंपनी में बने रहते हो तो जैसे ही 5 साल खत्म होंगे, हर आदमी को मिलेंगे 1,000 शेयर्स कंपनी के। कितने शेयर देंगे? या तो बिल्कुल फ्री, या फिर बहुत ही नॉमिनल वैल्यू पे। नॉमिनल वैल्यू का मतलब कम दाम में, 10-15% समझ लो कि मार्केट में रेट चल रहा है 300 रुपए, तो तुम्हें दे रहे हैं 50 रुपए, तो फायदा तो है ही भैया एकदम, समझ रहे हो। कूड़े के भाव मिले जा रहे हैं कि कंपनी के 300-400 मार्केट वैल्यू है, तुम्हें कितने मिल जाएंगे, तो तुम्हें लालच आता है कि यार 1,000 शेयर देने का वादा किया है। तो ये तो अभी के रेट है, 5 साल बाद रेट कहीं कंपनी के 800 हो गए तो देने तुमको तब भी 50 है, क्योंकि जिस दिन ऑफर निकालती उसी दिन बताती किस प्राइस पे देंगे। तुम्हारे दिमाग में चल रहा है यार 5 साल बाद कहीं कंपनी के रेट 800 हो गए तो एक शेयर पे 750 रुपए कमा लेंगे, 50 कंपनी को देना है, लेना क्या इधर लेना है, इधर बेच देना फटाक से शेयर मार्केट के थ्रू। 750 इंटू 1,000 मतलब 7.5 लाख का फायदा ना। तो इस फायदे के चक्कर में क्या होता है कि बतागा 1,000 एम्प्लॉई हैं तो 980 तो टिकन रहेंगे, कंपनी का काम होता रहेगा, 10-20 भाग के जाएंगे, 10-20 नए रख लेंगे, क्या दिक्कत आ रही। तो ये सब ऐसे चीजें हैं जिससे कंपनी क्या करती है, इंप्लॉइज को रिटेन रख पाती है, अपने यहाँ काम करा पाती है। तो ऐसा नहीं है जैसे आप अपने लिए उचित सोचते हो कि आपको 10 लाख रुपए कहीं कंपनी में मिल रहे हैं, आप अपनी 12-13 लाख वाली जॉब ढूंढ रहे हो, तो आप अपने लिए बेहतर सोच रहे हो, कंपनी अपने हिसाब से बेहतर सोच रही है, तो कंपनी भी कहीं गलत नहीं, आप भी कहीं गलत नहीं। तो इस तरीके से इंप्लॉइज को क्या किया जाता है, रिटेन किया जाता है। इनकम टैक्स वाले कहते हैं ये सब तुम लोग का फायदा नुकसान है, हमसे कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें 800 की चीज 50 मिली तो तुम्हें हुआ कितने का फायदा, तो 750 टैक्सेबल कर देंगे ये लोग, कहेंगे काम कर रहे हो वरना 800 का शेयर मिलता, नौकरी करने की वजह से 750 रुपए का फायदा हुआ है, टैक्स भरो इसके, ठीक है। अब ये जो ऑप्शन दिया जाता है, एक दिन ये ऑप्शन अनाउंस होता है, जिस दिन आपके पास मेल आई उस दिन ऑप्शन क्या हुआ, और नाम देखो क्या है, ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब तुम्हारा मन करे तो शेयर लेना, ना मन करे तो ना लेना, तो मन तो सबका करेगा ही करेगा। तो ये इसलिए इसका नाम ऑप्शन रखा गया कि भैया ऑप्शन देते हैं, मन करे तो खरीद लेना, मन करे तो छोड़ देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिस दिन ये मेल सेल आती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन। इस दिन अनाउंस हुआ है, तो अनाउंस तो इस दिन करेगा, लेकिन खरीदोगे कब आप, 5 साल बाद। और उसके बाद भी एक थोड़ा सा पीरियड रहता है, 2-3-4 महीने 6 महीने का, इस पीरियड को एक्सरसाइज पीरियड बोलते हैं, कि इस पीरियड में किसी भी दिन जिस दिन तुम्हारा मूड करे शेयर कंपनी से ले लेना, ठीक है। तो होता क्या, मान लो 3 महीने का पीरियड दिया गया, जैसे अभी एग्जाम फॉर्म आएगा तो कोई कहो पहले दिन जिस दिन एग्जाम फॉर्म आए उसी दिन एग्जाम फॉर्म भर दे, कोई कहो दूसरे दिन भरे, कोई कहो तीसरे दिन भरे, और कुछ तो ऐसे होते एकदम आखिरी दिन भरते हैं, रात में एकदम 11:30 बजे, समझ लो। एक बच्चा था अभी 2-1.5 3 पहले, रात में मुझे 12:03 पे फोन कर रहा, क्या सर एग्जाम फॉर्म भरना भूल गए। अबे हमने कहा बहुत जल्दी, तुम्हें 3 मिनट में याद आ गया, तो आज ही डेट खत्म हुई और रात में 12:03 पे याद आ गया। अब हमने कहा साला मतलब 1.5 महीने से एग्जाम फॉर्म आया हुआ है, तब तक तुम सो रहे थे, और 3 मिनट में एकदम आंखें खुल गई तुम्हारी, बहुत हड़का है रात में, ठीक है।
हमने कहा अगले अटेम्प्ट में लगा सब 3 मिनट लेट हो गया तो क्या कुछ हो नहीं सकता, हमने कुछ नहीं हो सकता, अब बोल जाओ। तो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाया बेचारा, 6 महीने वेट करता रहा, फिर अगले अटेम्प्ट में एग्जाम दे इस, बाई चांस से फेल हो गया, एक बार और देना पड़ा तब पास हुआ। तो इसको बोलते हैं एक्सरसाइज पीरियड, कि जिस पीरियड में आप उन शेयर को क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद एक डेट को शेयर आपको अलॉट होते हैं। एक्सरसाइज का मतलब आपने कंपनी को किस दिन रिवर्ट किया है कि मैं शेयर लेना चाहता हूँ, वो क्या है, एक्सरसाइज डेट। ठीक है, तो हर एम्प्लॉय अलग अलग डेट को एक्सरसाइज करता है। तो यहाँ जो आप मार्केट वैल्यू लोगे ना, इसमें देखो डिफरेंस टैक्सेबल होता है, जिस प्राइस पे आपको शेयर मिले हैं और मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उन शेयर का, ये मार्केट प्राइस एक्सरसाइज डेट का लेना होता है। किस दिन का लेना होता है, और ये मार्केट प्राइस आपको सवाल में 3-4 देगा। ऑप्शन अनाउंस करने वाली डेट का एक मार्केट प्राइस, ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मार्केट प्राइस, समझ लो, ऑप्शन अलॉट होने का एक प्राइस। तो डेटें कई सारी होंगी, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी डेट आपको चुननी है, बस यही दिमाग लगाना है। तो स्वैप अगर आपको मिलते हैं तो टैक्सेबल अमाउंट होगा डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू, और इशू प्राइस का। और जो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी हो, कब की लेनी है, ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय। जिस दिन एम्प्लॉय ने ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी, और उन दोनों का डिफरेंस क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि फेयर मार्केट वैल्यू कब की लेनी बेटा, एक्सरसाइज डेट की। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इसके बाद है भैया इंश्योरेंस प्रीमियम। आपका अगर इंश्योरेंस का पैसा कौन भर रहा है, एम्प्लॉयर। खुद ही भरोगे तो कोई मतलब नहीं, तब कुछ टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। ये बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि कुछ सवाल तो ऐसा ही मर जाए। सवाल में लिखा है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई एम्प्लॉय, कदापि टैक्सेबल नहीं होगा। पेड बाई एम्प्लॉयर लिखा हो तब तुम सोचो, समझ लो। किसी भी खर्चे का पेमेंट एम्प्लॉय ने खुद किया होगा तो फिर उसके लिए परक्यूजिट्स कहाँ है। परक्यूजिट्स उसी बात को बोलते ही है जो सुविधा एम्प्लॉयर से तुमको मिले, समझ लो। जब तक वो परक्यूजिट्स नहीं तब तक टैक्सेबल कैसे हो सकता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट किसने किया है, एम्प्लॉयर ने। अगर वो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ तो टैक्सेबल कर देंगे, लेकिन आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस कराया है उसका प्रीमियम कंपनी पे करती है, एग्जाम। आपकी मेडिकल का इंश्योरेंस कराया है, हेल्थ वैसे मेडिकल हेल्थ एक ही होता है, फिर भी वर्ड अलग अलग है। एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करा देते हैं कि आने जाने में इतनी दूर से आते हैं एम्प्लॉय लोग, कहीं खुदा ना खास्ता कुछ हो गया एक्सीडेंट वगैरह, उसका भी इंश्योरेंस करा देते हैं, है ना। वो भी क्या होता है, एग्जाम। इंश्योरेंस आपका कराया जाएगा, कंपनी प्रीमियम पे करती है, वो भी आपका टैक्सेबल नहीं होगा, और क्लेम आपकी फैमिली को ही मिलेगा, मतलब जो भी जिसका भी एक्सीडेंट होगा उसकी फैमिली को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद कंपनी कभी कभी क्या करती, तुम्हारा पूरा इनकम टैक्स भी स्वयं पे कर देंगी। कहेंगे सैलरी भी दे रहे हो, जो टैक्स वैक्स बनेगा वो हम ही पे कर देंगे अपने पास से, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं। इसमें दो वर्ड है, अगर पूरा इनकम टैक्स पे करती है तो टैक्सेबल, लेकिन इनकम टैक्स पे करती है लेकिन सिर्फ परक्यूजिट्स पे, तो फिर क्या रहेगा, कभी सवाल में ये लिखेगा सिर्फ इनकम टैक्स लिखा है टैक्सेबल कर देना है, और अगर लिखा है इनकम टैक्स ऑन परक्यूजिट्स तो फिर क्या रहेगा। तो मिलते जुलते नामों सावधान रहने की जरूरत होती है इनकम टैक्स में। ठीक है भाई, अब आते तो देखो तो छोटे छोटे पॉइंट है, नन्हे मुन्ने, कितना होगा एग्जाम कर देंगे, इतना होगा टैक्सेबल कर देंगे। अब आते हैं थोड़े 5-6 परक्यूजिट जो थोड़े बड़े बड़े, ठीक है, थोड़े बड़े बड़े हैं। उनमें पहला हो गया आपका यूज, लिखना नहीं है ऐसे समझा रहे हैं, यूज ऑफ मोबाइल एसेट। दूसरा हो गया कार फैसिलिटी, बड़े बड़े जो है। तीसरा हो गया ट्रांसफर ऑफ मोबाइल एसेट, और चौथा हो गया रेंट फ्री अकोमोडेशन। पांचवा हो गया मेडिकल फैसिलिटी। छठवा हो गया लीव ट्रैवल कंसेशन, और सातवां प्रोविडेंट फंड तो अपना है ही। तो ये 7 थोड़े बड़े बड़े आइटम्स हैं, इनको डिटेल में समझना है। इनमें गलतियां नहीं करोगे, बच्चे इसी में फंसते हैं, इन सब में इसी में गलता करते हैं। कोई ये नहीं होता कि एजुकेशन अलाउंस में गड़बड़ कर रहा है, वो सब सही कर ले जाते हैं, एचआरएम भी सब सही कर ले जाते हैं,
जो गड़बड़ी होती है वो ये 6-7 पॉइंट में करता है आदमी। तो इन 6-7 पॉइंट में कहीं कोई गड़बड़ नहीं करोगे तो सवाल सही होने के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, तो सवाल सही होने के क्या होंगे, चांसेस ज्यादा रहेंगे, प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी। तो आओ बेटा एक एक करके इस पे प्रकाश डालते हैं। पहला है भैया यूज ऑफ मूवेबल एसेट। ठीक है, पहली बात मूवेबल एसेट होनी चाहिए जो एक जगह से दूसरी जगह हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इनको केवल यूज करने के लिए आपको दे रहा है, हमेशा के लिए नहीं दे दिया। मान लो आने जाने के लिए तुम्हारे पास कोई वाहन नहीं था, उसने अपनी पुरानी साइकिल तुमको दे दी, तो बेटा लो अपना इससे आना जाना ऑफिस, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यूज करने के लिए दे रहा है, हमेशा के लिए नहीं दिया है। ठीक है, आपके पास मोबाइल नहीं है तो उसने कहा कि अपना HR को नंबर लिखवा देना, तुमने कहा मोबाइल है नहीं, तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं मैं दिला देता हूँ 2000 वाला, टिक टिक करना कीपैड वाला। ठीक है, तो आपको क्या करना, मोबाइल यूज करने के लिए दे रहा है। तो कोई भी ऐसी एसेट जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, मोबाइल हो और यूज करने के लिए दिया जा रहा है, तो उसका कुछ पार्ट टैक्सेबल करेंगे। अगर लैपटॉप कंप्यूटर यूज करने के लिए दे रहा है तो इससे तो ऑफिस वाला ही काम कराएगा। कंपनियां लैपटॉप देती हैं अपने एम्प्लॉयज को कि भैया यूज करोगे, लेकिन उसको ऑफिस के काम के लिए यूज करने के लिए। हाँ, थोड़ा बहुत आप पर्सनल काम में निपटा ले तो उससे कोई मतलब नहीं, वो कंपनी कोई देखने नहीं चली आ रही, लेकिन दिया तो उसने लैपटॉप कंप्यूटर है। तो लैपटॉप कंप्यूटर यूज करने के लिए देगा तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसके अलावा कोई और एसेट दे दी, मोबाइल दे दिया, साइकिल दे दी, और कुछ दे दिया, वीडियो गेम दे दिया, एनीथिंग अदर देन लैपटॉप एंड कंप्यूटर, तो देखेंगे कि ये एसेट है किसकी। अगर वो एम्प्लॉयर की खुद की एसेट है तो फिर 10% कॉस्ट टैक्सेबल होगी हर साल। 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ सच एसेट एज अ डेप्रिसिएशन टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर ऐसा भी देखो कितना एम्प्लॉयर अच्छा आदमी है तो उसके खुद के पास नहीं है, किराए पे लेके तुम्हें दे रहा, देख लो, तो ऐसे में जो भी उसका किराया लगता है वो पूरा टैक्सेबल करेंगे, यहाँ पे 10% नहीं करोगे। तो अगर मोबाइल एसेट में कॉस्ट दे रखी होगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसका 10% निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हायरिंग चार्जेस दे रखे हैं तो क्या लेना पड़ेगा, पूरा पूरा हायरिंग चार्जेस। तो एकदम सिंपल है बेटा, लैपटॉप कंप्यूटर पे कुछ भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई एसेट दी है तो चेक करना पड़ेगा कि किराए पे लेके दिया है तो पूरा किराया, किराए पे लेके नहीं दिया है तो फिर डेप्रिसिएशन टैक्सेबल करते हैं, जो लगाया जाता है किस रेट से, 10% पर एनम कॉस्ट ऑफ सच एसेट। जो भी कॉस्ट होगी उसका 10% निकाल लो एक साल का। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अभी इसको थोड़ी देर बाद पढ़ाते हैं, चिंता मत करो। वैसे जो ये नीचे पॉइंट लिखा है इसका कनेक्शन इससे नहीं है, इसका कनेक्शन सारे परक्यूजेट से है, तो अभी बाद में पढ़ेंगे इसको, चिंता मत करो, जरा टॉपिक समझ गए होंगे सिंपल सा। इसके बाद लगे हाथ ये पढ़ लो, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल। तो ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट का मतलब क्या है, मतलब ये है जो ब्रैकेट में लिखा, पढ़ लो। ओल्ड एसेट सोल्ड की जा रही है एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे, ये होता है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट का मतलब। क्योंकि सवाल में ये नहीं लिखता, जल्दी सवाल में ये लिखता है कि एम्प्लॉयर ने एक पुरानी कार है एम्प्लॉय को दे दी 3 लाख रुपए में। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आ गया टॉपिक ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। अभी एसेट दे रहा था यूज करने के लिए, और अब एसेट क्या कर रहा है, आपको बेच रहा है कम दामों। इनकम टैक्स वाले कहते हैं जितना कम दाम ले रहा है उतना टैक्सेबल कर देंगे। कार अगर आपको दी, कार की आज की वैल्यू 3 लाख रुपया है और कार तुमको बेच दी उसने 2.5 लाख रुपए में, तो 50,000 इनकम टैक्स वाले टैक्सेबल करवा देते हैं। तो जो कार की आज की वैल्यू है उसी को WDV कहते हो। आज के लोग मतलब क्या है WDV, क्योंकि पुरानी है भैया कार। तो अब चेक करेंगे कार कितने में परचेज किया था एम्प्लॉयर ने, तो उसमें माइनस करो क्या, डेप्रिसिएशन, कब तक का, अब तक का, सारा एक एक करके। मान लो 4 साल हो गए हैं तो 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो उससे क्या आ जाए, आज की WDV आ जाए। और अगर आपको बेचा गया इससे कम दाम में तो डिफरेंस जो बचेगा वो क्या कर देंगे, टैक्सेबल। अगर ये पॉजिटिव आया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि WDV आई 28,000 और तुमको चिपका दे 30,000 में,
तो कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। आप खुद ही लुट चुके हो, आपको खरीदना नहीं चाहिए था ऐसे में। तो यूजुअली ऐसा प्रैक्टिकली बहुत कम होता है, वरना एम्प्लॉय भी तो समझदार है, देखेगा कार की वैल्यू अगर 28,000 दिख रही तो काहे कहेगा। एम्प्लॉय इसी लालच में खरीदता ही एम्प्लॉयर से कि भैया दादा करके तुम्हारे यहाँ काम करते हैं, ये वो करके अपना कि थोड़ा कम दाम में मिल जाए। यार सर क्या बेचेंगे, 28,000 के ऐसे ही दे दीजिए, हमको चलाएंगे अपना, आपका नाम लेंगे, ये है वो। लॉलीपॉप पकड़ा क्या कर ले लेता है, या कहता है 10-5 हज़ार रुपए ले लो। तो एम्प्लॉय लेते ही जब उसका कहीं फायदा दिख रहा होता है, उन्हें कहेगा बाजार से ना जाके 28 की ले लें। तो हम बेवकूफ है कि तुम्हें से लो 30 की हो गई, अपने आदमी को लूट रहे हो। बात समझ रहे हो। तो यूजली ऐसा देखा नहीं गया कि निगेटिव जल्दी आ जाए, लेकिन सवाल बनाने वाले का क्या है, सवाल कभी ऐसा बना सकता है कि निगेटिव आ जाए। तो ये अगर पॉजिटिव आया होगा तो टैक्सेबल होगा, निगेटिव आया होगा तो टैक्सेबल नहीं करेंगे। दो बातें और समझ लो, ये भी खत्म हो जाएगा। दो बातें क्या है, डेप्रिसिएशन जो लगाओगे वो एवरी कंप्लीट ईयर का लगाओगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कार आपको बेची जा रही है वो 4.5 साल पुरानी हो, तो डेप्रिसिएशन 4 साल का लगेगा, आधे साल का नहीं लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 4 साल 11 महीने पुरानी हो, तो भी 4 साल का लगेगा, 11 महीने का नहीं लगेगा। तो जो डेप्रिसिएशन आपको लगाना है वो किसका लगाना है, केवल कंप्लीटेड ईयर का लगाना है, पार्ट ऑफ द ईयर का कोई डेप्रिसिएशन लगाया नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इस टॉपिक के अंदर खुद इनकम टैक्स वालों ने बताया है कि किस एसेट पे किस रेट से डेप्रिसिएशन निकालोगे, डब्ल्यूडीवी निकालने के लिए डेप्रिसिएशन किस रेट से माइनस करोगे, और मेथड कौन सा लगाओगे वो भी इनकम टैक्स वाले बताएंगे। ठीक है, ये सवाल नहीं बताएगा, तुम्हें घर से याद करके जाना। ठीक है, तो लैपटॉप कंप्यूटर पे कितना डेप्रिसिएशन लगाओगे, 50% डब्ल्यूडीवी मेथड। मोटर कार पे बाकी कोनो अन्य एसेट होगी तो 10, वो भी एसएलएम। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन के मेथड और रेट बताए गए वो किस लिए बताए गए हैं, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ना डेप्रिसिएशन के अन्य मेथड भी होते हैं, अन्य रेट भी होते हैं, किसी और काम में आएंगे। ठीक है, तो जो ये मेथड या रेट पढ़ रहे हो वो केवल इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करने के काम में आएगी, कहीं अन्य जगह ये काम में नहीं आएगा, या कहीं अन्य जगह डिप्रेशन का कुछ पॉइंट पढ़ते हो तो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। स्पेसिफिक इन्होंने अपनी बातें लिखी हैं, वो उसी स्पेसिफिक जगह अप्लाई होगी। क्लियर हो गया बेटा, पक्का। तो ये सब सवालों के अंदर आएगा और इनको हम लोग करेंगे। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल दिखा देते हैं, अभी एग्जाम्पल करा देते हैं आपको, जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे। इलिस्ट्रेशन नंबर 20 है, 29 है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। अभी मैं फोटो आपको शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर सबकी अभी यहाँ समझ लो, और जिनके पास मॉड्यूल होगी उनमें दे रखा है पेज नंबर 135 पे। यहाँ समझ लो, बस छोटा सा है, मुन्ना मुन्ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाकी बड़े बड़े सवालों में आएगा, वहां डील कर ले जाओगे। टॉपिक जो बड़े होते हैं उसमें एक आधा एग्जाम्पल करना पड़ता है, जिससे आप टॉपिक को कनेक्ट कर पाओ। देखो यहाँ क्या हो रहा है, एक्स लिमिटेड ने सोल्ड किए क्या, फॉलोइंग एसेट्स, किसको, अपने एम्प्लॉय मिस्टर अमित को, कंप्यूट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। हम नहीं है ये, आगे जायसवाल नहीं लगा ना भाई इसमें, ऐसे कैसे। तो 4 एसेट बेची जा रही हैं,
कंप्यूटर, कार, टेलीविजन और सोफा सेट, इनकी टैक्सेबल वैल्यू हम लोग को निकालनी, तो एक एक करके आराम से निकाल ली जाएंगी, एकदम सिंपल। एसेट के नाम पे एक कंप्यूटर है, एक कार है, एक टेलीविजन है और एक क्या है, सोफा सेट। हमें चाहिए सिर्फ दो आइटम इसमें। पहले लिख दी जाती है इसकी परचेज कॉस्ट या परचेज वैल्यू, कितने में इसको परचेज किया था एम्प्लॉयर ने। तो इसको परचेज किया था 2 लाख रुपए में, इसको परचेज किया था 3 लाख रुपए में, इसको परचेज किया 50,000 रुपए में, इसको परचेज किया 80,000 रुपए में। फिर आपको देखना है कि कितने साल चलाने के बाद बेच रहे हैं, कितने साल चलाने के बाद इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस पे हम माइनस करेंगे इसका डिप्रिसिएशन, तो क्या आ जाएगी सीधा WDV। ऐसा करते हैं सीधा WDV ही ना निकाल लें, काम खत्म करें, इतने कॉलम बनाना। तो WDV के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले लेनी पड़ेगी कॉस्ट प्राइस और फिर माइनस क्या करना है, डेप्रिसिएशन। तो बताओ बेटा कंप्यूटर को कितने साल चलाने के बाद बेच रहा है, 3 साल और एक 8 डेढ़ महीना और 8 महीना भूल जाओ, साल साल पकड़ो, तो 3 साल हो। कंप्यूटर में भी क्या पढ़ा था, कितना डिविजन लगाते हैं, 50% पर ईयर। तो पहले साल 50%, फिर एक बार और 50% और फिर एक बार और 50%, सीधा आ जाएगी WDV। कितना आ गया, 25,000 रुपए। तो WDV आ गई है 25,000 रुपए। सेल कितने में कर रहा है आपको, 30,000 रुपए में। तो डिफरेंस इन दोनों का क्या होगा, 5,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। यही तो बताया था अभी आपको हमने। कोई समस्या बेटा, चलो अगली एसेट पे चलते हैं, अगला खेल खेलते हैं। कार, कार को कितने साल यूज करने के बाद ट्रांसफर कर रहे हैं, 3 तो नहीं हो रहे, 2 साल 11 महीने हो रहे। 3 तो तब होता जब 1/4/25 आ जाता, 1/4/25 तो नहीं आया, 1/3/25 में रह गए ना, तो उसका मतलब 2 साल हुए। ठीक है, तो टेक्निकली 2 साल हुए, 2 साल 11 महीने हो रहे हैं, लेकिन 2 ही साल। तो और कार पे लगता है कितना डिविजन, तो 2 बार 20% घटा दो, 1 लाख, और बेची गई है मात्र 50,000 रुपए में, तो 1,42,000 रुपए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। कोई दिक्कत। इसी तरह टेलीविजन को कितने साल चलाने के बाद बेचा गया है, 5 साल। तो इसकी WDV बताओ कितनी आएगी, कितनी आएगी बेटा WDV इसकी, 25,000 कुछ बता रहे हैं, कुछ 35,000 बता रहे हैं, कितना आया था तुम्हारी, 25,000 इज राइट आंसर। क्योंकि SLM मेथड से लगाना है 10%, ना कि WDV। और SLM मेथड की खास बात है कि हर साल का 10% क्या होता है, तो उसमें ऐसे नहीं लगाना होता है कि 3 बार माइनस कर दे, उसमें ऐसे घटाना होता है। 10% लगाना है एक साल में, तो 5 साल में लगाना है आपको 50%, ऐसे घटाना होता है। एक साल में 10%, 2 साल हो गए तो 20% माइनस कर दो, 3 साल हो जाए तो 30% माइनस कर दो, क्योंकि हर साल समान मात्रा में माइनस हुआ। ठीक है, या फिर ऐसे पकड़ सकते हो कि 5,000 का 10% निकाले तो एक साल का 5,000 हो गया, तो 5 साल कितना हो गया, 25,000। 50 में 25 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 25। तो WDV में ये होता है कि एक एक बार परसेंटेज माइनस करते हो, लेकिन SLM में ऐसा नहीं होता, SLM का नियम कानून अलग चलता है।
और इस 25 के एसेट को कितने में बेचा जा रहा है? 2000 में। कितना टैक्स पे कर देंगे? 23,000 रुपए। इस वाले में अगर देखें, यहां देखो तो 15 साल हुए जा रहे हैं, तो ये ना बोलना 80,000 इंटू 150% माइनस कर दोगे। किसी चीज में मैक्सिमम डिप्रेशन उसकी कॉस्ट के बराबर लगेगा, वरना वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो इसकी WDV क्या आ जाएगी? टेक्निकली नील, क्योंकि 15 साल हो चुके हैं, तो उस पर डिप्रेशन लग जाएगा पूरे का फुल। ठीक है, 15 साल हो चुके हैं, तो उसकी WDV क्या आ जाएगी? नील। या इसका एक शॉर्टकट भी कह सकते हो कि अगर कोई अदर एसेट है, इनमें नियम नहीं लगेगा, इन दोनों में कोई अदर एसेट है जिसको आप 10 साल से ज्यादा यूज कर लोगे, तो हर साल 10% डिप्रेशन लगाओगे, तो 10 साल में कितना डिप्रेशन लग जाएगा? 100। उसके बाद WDV क्या हो जाएगी? 0। उसके बाद अगर बेचा जाएगा तो बिक्री मूल्य ही टैक्सेबल, मतलब बिक्री मूल्य हो गया, कुछ भी बेचा जाएगा तो फ्री की एसेट हो गई, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो निगेटिव आ जाएगा। तो अगर 10 साल से ऊपर कोई एसेट हो जाती है तो उस पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन वो इस वाले पे आएगा, ऊपर में नहीं आएगा। कंप्यूटर 15 साल चलने के बाद भी WDV उसकी बची होगी, हर बार रिमेनिंग का 50 निकाल रहे हो ना, तो चाहे 54 नहीं बचे, लेकिन कुछ ना कुछ पक्का बचा होगा। तो अदर एसेट में लिख सकते हो कि इफ एसेट इज minimum 10-year old, if asset is minimum 10-year old, nothing will taxable। तो अगर एसेट 10 साल से ज्यादा पुरानी हो जाएगी तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, लेकिन वो अदर एसेट के केस में लागू होगा नियम, बाकी सब पे नहीं लागू होगा। और ये अगर नहीं भी याद रहा तो डायरेक्टली आप देख लोगे कि नील आएगा और कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये टैक्सेबल तभी होता है जब इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आए। निगेटिव आएगा तो क्या लिखोगे? नील, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। तो ये आई थिंक लिख लिया होगा सबने कि इफ एसेट इज मिनिमम 10 ईयर ओल्ड नथिंग विल बी टैक्सेबल। हाँ, क्या? एक्सेट्रा, एक्सेट्रा में आते हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए और उपकरण, प्रिंटर है, स्कैनर है, माउस है, कीबोर्ड है, जो भी कंप्यूटर से जुड़ी हुई और एसेसरीज होती हैं वो सब इसी में फॉल करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप या उनसे जुड़े हुए उपकरण, एग्जाम्पल बताया हमने। तो आई थिंक ये आंसर सबको समझ में आ रहा होगा। बाकी फोटो शेयर कर दूंगा, नोट करना चाहना तो अपना नोट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, इसमें तो सब समझने वाली बातें। समझ में आ गया बेटा यहाँ तक? आगे चले हम लोग। ये टॉपिक भी समझ गए आप और ये वाला टॉपिक भी समझ गए। इसके बाद देख लो बेटा मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी देख लो। मेडिकल फैसिलिटी, अब देखो मेडिकल में दो बातें हैं। पहली बात देखो इधर, कुछ जगह एग्जाम्ड है, लेकिन एग्जाम्शन तभी मिलती है जब ये मेडिकल की सुविधाएं एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को मिल रही होंगी। और इस टॉपिक के लिए यानी मेडिकल फैसिलिटी के लिए ये आपकी फैमिली होती, इसके अलावा कोई फैमिली का हिस्सा नहीं है।
मेडिकल फैसिलिटी का आंसर निकालने के लिए। तो एम्प्लॉय का जो स्पाउस हुआ वो उसकी फैमिली में आएगा, उसके बच्चे फैमिली में आएंगे, पेरेंट ब्रदर सिस्टर उसकी फैमिली का हिस्सा तब माने जाएंगे जब पूरी तरीके से वो उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, वो अपना कमाते धमाते नहीं है, इन्हीं के पैसों पे अपना जीवन यापन करते हैं, ऐसा समझ लो मोटा मोटा। ठीक है, तो वो आपकी फैमिली का हिस्सा माने जाएंगे। और अगर इन लोगों को या आपको स्वयं मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कौन, एम्प्लॉयर, तब तो कुछ जहां एग्जम्पशन है वो मिल पाएगी, अदरवाइज एग्जम्पशन। ठीक है, तो जहां जहां भी एग्जम्प्ट लिखा है, जहां जहां पे क्या लिखा है, एग्जाम लिखा है, उस पे ये रूल डलेगा ये वाला। तो एग्जाम्पशन पे फैमिली मेंबर्स के लिए अगर मिलेगा तभी एग्जाम्प्ट होगा, अदरवाइज एग्जाम नहीं होगा। अब एग्जाम्प्ट कब होगा ये भी समझो। अब या तो इलाज इंडिया में करवाया गया होगा या तो विदेश में, कोई तगड़ी बीमारी होगी विदेश भेजना पड़ता है एम्प्लॉय को। अब देख लो बेटा बहुत ही ध्यान से, ये वाली फैसिलिटी बहुत कम एम्प्लॉयर देते हैं, समझ लो, बहुत कम एम्प्लॉयर देते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के कहीं कहीं बाउंडेशन होती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है तो बाउंडेशन होती है, तो वो लोग को देना पड़ता है, प्राइवेट में नहीं देते ये सब। प्राइवेट में तो उल्टा, अगर एम्प्लॉय कुछ ज्यादा बीमारी बीमारी हो जाए नौकरी से निकाल देते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में देखा भाई हमने ऐसा, कहते हैं भाई अब तुम काम तो कर नहीं पाओगे, ऐसा करो अपनी तबीयत पहले सही कर लेना फिर आ जाना। ऐसा प्यार से निकालते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं। ये देखो भाई आपकी हेल्थ तो सही है नहीं, तो आप काम वाम तो सही से कर नहीं पाओगे अभी, तो अभी आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हेल्थ पहले सही करिए। जब आपकी हेल्थ सही हो जाए तो बताइएगा, फिर से आपको वापस रख लेते हैं। तब तक के लिए आपकी छुट्टी छुट्टी भेज देते हैं, ना कोई सैलरी। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है 100 में 99 जगह। एक आध आदमी को एक धर्म पुरुष वाला मिल गया, धर्मात्मा टाइप का, तो कहता नहीं भाई इलाज करा लो, सैलरी तुम्हें मिलती रहेगी, इलाज कराओ, इलाज का पैसा भी हम ही देंगे। 1000 2000 में कहीं एक दो एम्प्लॉयर ऐसे मिलते हैं, ना तो उल्टा कर देते हैं, नौकरी भी चली गई तो इलाज में और पैसा आपने लगाया जाके। इसलिए जब भी तुम लोग अपना कमाने धमाने लगना, तो सबसे पहले लेना है क्या, मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी और अपनी पूरी फैमिली का। वरना मेडिकल में कहा जाता है कि 10 20 साल की कमाई, एक आध आदमी बीमार पड़ गया थोड़ा खतरनाक, तो आपकी 10 20 साल की कमाई उसी में लग जाएगी एक महीना में, वो भी समझ लो। तो आदमी बताएगा मर मर के 15 साल कमा रहा है, धीमे धीमे करके पैसा इकट्ठा कर रहा है, खुदा ना खास्ता परिवार में किसी को भी ऐसे तगड़े वाले हेल्थ क्राइसिस आ गए तो 15 साल की जमा पूंजी भी एक में खत्म हो जाती है और कर्जे में उल्टा आ जाता है। इतने तगड़े तगड़े अस्पताल हैं, साले बचा नहीं पाते पेशेंट को, लेकिन बिल ऐसा आएगा हौंक हौंक के कि क्या ही बताया जाए। एक एक दिन का बिल पता लगा, एक एक 1.5 1.5 लाख रुपए का, सिंपल हो जाएगा भाई। वायरल आ जाए किसी को तगड़ा वाला, नहीं हेल्थ सही हो रही है, समझ लो, वो कहीं भर्ती कर दी प्राइवेट अस्पताल, अस्पताल में पता लगा 40 50 हजार तो पर डे का ही बेगरी है बिल, इतना मिनिमम। कहीं थोड़ी गंभीर बीमारी हुई, आईसीयू आईसीयू में डालना पड़ गया और एक आध महीना कहीं हॉस्पिटलाइज रहा, तो एक आध महीने में तो अच्छे अच्छे अस्पतालों 25 25 30 30 लाख का बिल बना देते हैं। अब आदमी की पता लगा तनख्वाह है 7 8 लाख रुपए सालाना, बस थोड़ी ना रहा है, घर परिवार चलाना है, सारी चीजें करनी, सब आना जाना खर्चा पानी, पता लगा साल भर में किसी तरीके से वो 8 लाख कमाने वाला आदमी 1 2 लाख रुपए बचा पाइस। भाई किसी घर में 4 5 लोग हैं तो खाने पीने रहने खाने में पैसा नहीं खर्चा होता है क्या, खर्चा होगा। अब बेचारा 8 10 लाख कमाता है, साल भर में 2 3 लाख रुपए किसी तरीके से गुजर बसर करके बचा पाइस। अब 2 2 लाख करके बताया 10 साल 15 साल में पैसा इकट्ठा करी 20 25 लाख रुपए, ये सोचे था कहीं प्लॉट ले लेंगे, या आप लड़की बड़ी हो रही सोचा था शादी वादी करेंगे, उत्तम कोनो बीमार पड़ गवा। अब यही होता है, या तो बीमारी में पैसा लगाए या तो लड़के की शादी करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा नीड है आजकल की हेल्थ इंश्योरेंस लेना। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जब कोई तगड़ा दिक्कत आती है तो कंपनियां भरेंगी सारा पैसा। इसमें भी एक होता है कार्डलेस सुविधा,
तो एक कार्ड बना देती है, जैसे एटीएम होता वैसा एक कार्ड कंपनी बना के दे देगी। उनका कम अस्पतालों के साथ टाई अप होता है, ज्यादातर अस्पतालों के साथ। अगर आपको जाना है, कार्ड दिखाना है, लेट जाना है बेड पे, उसके बाद के सारे बिल विल इंश्योरेंस कंपनी को जाएंगे। हाँ, कुछ चार्जेस में हल्के फुल्के कवर नहीं होते हैं, जैसे बेड चार्ज वगैरह कवर नहीं होते हैं, तो कोई बात नहीं। 10 लाख का बिल आया, 1 लाख तुम दे देना, 9 लाख कंपनी दे देगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 10 लाख से तो कम से कम बच गए, 9 लाख तो नहीं देना पड़ रहा है। ये सब सुविधाएं होती हैं, तो ये जरूर लेना चाहिए इंसान को, अगर थोड़ा सा अर्निंग हो रही है तो। और जिसके पास अर्निंग नहीं हो, कहेगा इंश्योरेंस का पैसा कहाँ देंगे, वो भी तो नहीं है अपने पास, तो प्रॉब्लम में आता है आदमी। तो वैसे आदमी फिर नहीं सर्विसेज दे पाते अपनी फैमिली को हेल्थ वाली। चलो वापस आ जाते हैं बेटा। ना आजकल बीमारियां आ जा रही हैं, इतना ज्यादा बढ़ती चली जा रही कि साला क्या ही बताया जाए। पहले इतनी बीमारियां नहीं होती थी, अब तो अगर बीमारी पे किताब लिखी जाए तो 3-4 किताबें भर जाएंगी, 3-4 मॉड्यूल आ जाएंगी बीमारियों में। पहले लिमिटेड बीमारियां होती थी, 15-20 बीमारियां हैं, वही से अपना चलता रहता। और जानलेवा बीमारियों की लिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई। पहला होता था कि हाँ किसी कैंसर हो गया या कुछ ऐसा हो गया तो आदमी समझता था कि भाई ये तो एकदम जानलेवा बीमारी है, जान लेके ही छोड़ेगी। बीमारी नहीं जाएगी, जान जाएगी। बाकी में होता था कि अपना दवा इलाज पानी हुआ, ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ, आदमी सही हो जाता। अब तो जानलेवा बीमारी इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतना ज्यादा फैंसी नाम आ गया बीमारी में, ये डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर, पता नहीं साला क्या क्या है। अस्पताल चले जाओगे, तुम्हें लगेगा कितने सुकून में हो तुम। कभी भी तुम्हें लो फील हो, तुम्हें लगे कि सारे दुख तकलीफ तुम्हें है, एक दिन अस्पताल चले जाना तुम बस, तो अस्पताल का भ्रमण करके वापस आ जाना, तुम्हें लगेगा कि सारे दुख तकलीफ तुम पे नहीं है, कितने सुकून में हो तुम, तुम्हें एक गुड फीलिंग आ जाएगी अंदर से जिस दिन तुम अस्पताल वालों का दुख दर्द देख के वापस आ गए। तो जब भी तुम्हें लगे कि बहुत ज्यादा दुखी हो, एक बार अस्पताल का दौरा कर लिया करो, आपके दुख सारे कट जाएंगे उसी समय। लगेगा नहीं भाई, हेल्थ सही है तो सब कुछ हो जाएगा, तो हेल्थ गड़बड़ हो गई, सब काम खराब हो जाता है। चलो वापस आ जाओ बेटा। देखो बेटा, अगर ये मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है इंडिया के अंदर, और अस्पताल मेंटेन करता था कौन, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का ही अस्पताल है, वही मेंटेन करता था। तो बहुत सारी कंपनियों के अपने हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे रिलायंस का है, तो रिलायंस के जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं उनको उस अस्पताल में सुविधा मिलती है कि वो लोग अपना वहां दिखा पाते हैं। या फिर कहीं मान लीजिए कि आपकी जॉब ही लग रही किसी अस्पताल में, और अस्पताल वालों ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारे घर में कोई अगर बीमार हो जाएगा तो यही इलाज करवा देंगे, टेंशन मत लो। इसका मतलब एम्प्लॉयर मेंटेन अस्पताल में आपको सुविधा मिल रही है, तो ऐसे में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। बस सुविधा किसको मिलनी चाहिए, एम्प्लॉय या उसकी फैमिली मेंबर को। या फिर ये फैसिलिटी कहाँ मिल रही है, गवर्नमेंट अस्पताल में, या फिर लोकल अथॉरिटी के अस्पताल में, या फिर किसी ऐसे अस्पताल को जिसको अप्रूव किया हो किसने, सीआईटी या सीसीआईटी ने। सीआईटी का फुल फॉर्म होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और सीसीआईटी का फुल फॉर्म होता है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, और इन्होंने किसी अस्पताल को अप्रूव कर दिया है, तो वहां जाके आप इलाज करा सकते हो। और अगर एम्प्लॉयर उसका पेमेंट करता है, तो इन लोगों अगर पेमेंट करता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं। बाकी अस्पताल में कहीं इलाज हुआ है, चाहे इनका ही काहे ना हुआ हुआ, पहली बात देखो एग्जामिशन की 2 क्राइटेरिया है, इलाज इन अस्पतालों में हुआ हो और इलाज इनका हुआ तो माफ। कहीं है कि इलाज इनका तो हो रहा है लेकिन अस्पताल दूसरे हैं तो टैक्सेबल। इलाज तो इन अस्पतालों में हो रहा है लेकिन इनके बाहर वाली फैमिली वाले का हो रहा है, भैया का नहीं हो रहा, भाभी का हो रहा है। कहाँ लिखा भैया, यहाँ लिखे, भाभी नहीं लिखी, देख लो। इलाज किसका हो रहा है, भाभी जी का हो रहा है, एम्प्लॉयर पैसा दे रहा है, तेरा भाभी जी का इलाज कराना हम पैसा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन इनकम टैक्स वाले नहीं मानेंगे, इनकम टैक्स वाले कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, टैक्स तो पे ही कर दो थोड़ा सा, तो टैक्स पे करा देते हैं। इलाज अगर आउटसाइड इंडिया होता है तो देखो बेटा,
वैसे तो इंडिया में अगर इलाज होता है तो खाली इलाज है, पैसा खर्चा होगा, और अगर विदेश में इलाज कराने जाना पड़ गया तो खर्चे और हो जाते हैं। एक तो इलाज का खर्चा, रुकने का खर्चा, आने जाने का खर्चा। ठीक है, तो जो इलाज का पैसा होता है, मतलब ट्रीटमेंट का खर्चा, मेडिकल खर्चे बोलो या ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस बोलो, ठीक है, यहाँ लिख लेना ट्रीटमेंट। अभी के सवाल ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस बोल देगा तो वही है, ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस जो होंगे और जो स्टे करने के एक्सपेंसेस होंगे वो जितना आरबीआई परमिट कर देगा उतना एग्जाम्प्ट होते हैं। जब भी आप विदेश में जाते हो तो आपको विदेशी करेंसी में वहां पेमेंट करना होगा, वहां पे इंडियन रुपीस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहां क्या चाहिए आपको, विदेशी करेंसी। यूएसए में जाओगे तो वहां डॉलर लेके जाना पड़ेंगे, ठीक है, किसी और कंट्री में जाओगे तो वहां की जो करेंसी है उसमें आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो जो लोग विदेश जाते वाते हैं वो लोग क्या करते हैं, जितना भी विदेश में उनका खर्चा होने वाला होता है उतना पैसा आरबीआई से लेके जाते हैं फॉरेन करेंसी में, इंडियन रुपीज वहां जमा करा देते हैं। आरबीआई आपको उन कंट्री की क्या कर देता है, करेंसी दे देता है, वो लेके आप विदेश जाओगे और वहां अपना खर्चा वर्चा करके जो भी है ना वापस आ जाओगे। तो जैसे इलाज कराने भी जाएंगे तो आरबीआई से फॉरेन करेंसी लेनी पड़ेगी, तो आरबीआई ने जितना परमिट किया होगा पैसा उतना एग्जाम्प्ट कर देंगे, इसके ऊपर का जो पैसा होगा टैक्सेबल कर देंगे। सवाल में कैसा होता है, लिखेगा कि मिस्टर रमेश का इलाज कराया उनकी कंपनी ने आउटसाइड इंडिया, मेडिकल में खर्चे हुए 70,000 रुपए, लेकिन आरबीआई ने परमिट किया 50, तो 20 टैक्सेबल। स्टे करने में खर्चे हुए 2 लाख रुपए, लेकिन आरबीआई ने परमिट किया 1.5 लाख रुपए, तो 50,000 टैक्सेबल। तो जितना आरबीआई परमिट करेगा उतना कर देंगे एग्जाम, और जितना उसके ऊपर खर्चा हो जाएगा वो क्या कर देंगे, टैक्स। ट्रैवलिंग के खर्चे, सुन लो बेटा, ट्रैवलिंग के खर्चे या तो एग्जाम्प्ट होंगे या तो टैक्सेबल होंगे। फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएंगे अगर तुम्हारी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख तक की, जीटीआई कितनी है, और अदरवाइज फुल टैक्सेबल। तो फिर वही रूल आ गया कि जीटीआई बेस बनेगा कि टैक्सेबल होगा कि नहीं। अगर जीटीआई आपकी 2 लाख रुपए तक का है तो ट्रैवलिंग के खर्चे पूरे माफ, और 2 लाख को क्रॉस कर दिया अगर तो ट्रैवलिंग के खर्चे पूरे पूरे टैक्स। तो ये होता है भैया मेडिकल फैसिलिटी के अंदर। ठीक है, समझ गए। कोई भी चीज ना समझ में आई हो दोबारा पूछ सकते हो, कोई भी सवाल हो दोबारा पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। हाँ बेटा, क्लियर है सबको, आगे चले हम लोग। अभी हम लोगों ने छोटे छोटे बहुत सारे परक्यूजिट्स पढ़े, इसके बाद बड़े परक्यूजिट की बात करें तो एक हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। फिर पढ़ा आपने ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, और फिर पढ़ा आपने क्या, मेडिकल फैसिलिटी। आगे और पढ़ेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। अभी थोड़े और सवाल करा लेते हैं, बीच बीच में सवाल भी करते जाना है और टॉपिक भी पढ़ते जाना है, मिक्स रखना है सब, जिससे चीज़ें खत्म भी होती जाए धीमे धीमे और ज़्यादा लोड भी ना आए टॉपिक्स का आपके ऊपर। फोर्थ वाला तो शायद हो ही गया था पहले ही। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ, 8 पे जरा, 8वें सवाल पे आना मांगता है।
यहाँ निकालनी है हम लोग को ग्रॉस सैलरी। बेसिक सैलरी आपकी है 24,000 पर मंथ, तो 24,000 इंटू 12 कर दोगे, कितना आ जाएगा बेटा? 2,88,000। इसके अलावा एक कमीशन में मिलता है, कमीशन ऑन टर्नओवर। 12 लाख का टर्नओवर है, 2% कमीशन, तो 12 लाख का 2% निकाल लो, कितना हो गया? 24,000। इसके बाद एक और चीज मिली है, एचआरए। एचआरए का नियम कानून है कि पहले एचआरए आपको लिखना होता कितना मिला। तो एचआरए रिसीव्ड हुआ है 28 रुपए महीने के हिसाब से, 28 इंटू 12 करो, और वो लिखा जाता है अंदर 2800 रुपए इंटू 12, तो 33,600। कितना इसमें एग्जेम्प्ट होता है वो वर्किंग नोट बना के निकालना पड़ेगा, या तो अलग से बना लो वर्किंग नोट, या यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन तीनों में जो मिनिमम अमाउंट आएगा वो यहाँ माइनस कर देंगे, रिमेनिंग को बाहर कर देंगे टैक्सेबल, और फिर सारा टैक्सेबल कर देंगे, जोड़ देंगे, और आ जाएगा फाइनली हमारा क्या आंसर, ये आ जाएगी हमारी क्या ग्रॉस सैलरी। या फिर ये एग्जाम्प्ट वाला अलग रफ में निकाल सकते हो और यहाँ अमाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पहला होता है बेटा एक्चुअल अमाउंट रिसीव, जो कि हुआ 33,600 का। दूसरा होता है भैया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो रेंट पेड हो गया 48,000। इसकी अगर सैलरी निकालेंगे तो बेसिक सैलरी भी आएगा, कमीशन ऑन टर्नओवर भी आएगा। तो आपको करना है इन दोनों को ऐड कैलकुलेटर पे। ऐसा ऐड करने में 3/12 आ रहा है, 3,12,000। अब उसका 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31,200। और यहाँ अगर लिखना चाहें तो सैलरी फॉर एचआरए अलग से निकाल के लिख देंगे, इसमें 288 आ जाएगा और 24,000 ये आ जाएगा, यानी टोटल हो गया 3,12,000। इसका 10% यहाँ आ जाएगा। अमृतसर में काम कर रहे हो तो आपको लेना होगा 40%, किसका? 3,12,000 का। 3,12,000 का अगर मैं करता हूँ 40%, तो आ रहा है 1,24,800, और ये वाला कितना आया? 48,000 माइनस 16,800। ये तो इन तीनों में मिनिमम आया 16,800, तो 33,600 में 16,800 जो है भैया वो हो जाएगा एग्जाम। तो जो बचेगा बाय डिफॉल्ट 16,800 ही बच रहा है, वो टैक्सेबल कर देंगे, सबको जोड़ देंगे, आ जाएगा भैया आंसर। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। किसी कोई डाउट लगे, कोई समस्या लगे पूछ सकते हो, वरना बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कुछ कठिन वाली बात ही नहीं। तो ये 8th वाला क्वेश्चन हो गया है हम लोग का। 10th वाला कराया था? 10th वाला नहीं कराया था? आओ कर लेते हैं, धीरे धीरे और बातें आप सीखते जाओगे, सवाल दर सवाल, डे बाय डे। तो इधर देखो बेटा बोर्ड पे 10th क्वेश्चन, नजरें बोर्ड पे रहें। इसमें मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखी जाती है बेटा बेसिक सैलरी। 16,500 के हिसाब से अगर देखें तो भैया कितनी बेसिक सैलरी हो गई हमारी एक साल की? 1,98,000। इसके बाद डीए भी मिला है सिंपल वाला, 6,000 इंटू 12, 72,000। इंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिला है, इंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। फुल्ली टैक्सेबल वाले अलाउंसेस की अगर लिस्ट देखोगे अपने नोट्स में तो उसमें मिलेगा आपको। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होता है? पूरा पूरा टैक्सेबल होता है। इनका सम कर देंगे तो आ जाएगी ग्रॉस सैलरी, कितनी? 2,88,000। इसके बाद माइनस करेंगे बेटा डिडक्शंस। अब तक के किसी सवाल में जितने भी अभी तक सवाल लगाए गए हैं उसमें किसी सवाल में इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं पूछा था,
एक दो सवाल आपने किए भी तो ग्रॉस सैलरी तक रह गए हैं, तो उन सवालों में डिडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा गया है, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिडक्शंस भी निकालने पड़ेंगे। डिडक्शंस में एक डिडक्शन होता है आपका क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो है 50,000 रुपए का। फिर से एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, हर चैप्टर को पहले आपको ओल्ड रिजीमे के हिसाब से पढ़ाया जाएगा और फिर न्यू रिजीमे में क्या परिवर्तन किए जाते हैं वो बताया जाएगा। एग्जाम में लिख के आता है कि सवाल को कैसे लगाना है, ओल्ड के हिसाब से लगाना है या न्यू के हिसाब से लगाना है। ठीक है, 4-5 चैप्टर हो जाए, जरा 5 हेड तक हम लोग कंप्लीट कर लें तो एग्जाम पेपर में आपको कनेक्ट करा देंगे कैसे लिखा होता है, वो आप पकड़ते हो ओल्ड रिजीमे है, क्या लिखा होता है जिससे आप समझते हो न्यू रिजीमे है, वो सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें हैं, बाद में समझेंगे, लगाना तो आ जाए। तो जो ओल्ड रिजीमे है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है कितने का, 50,000 का, और न्यू में मिलता है 75 का। ओल्ड में कितने का मिलता है, न्यू में सब नोट्स में लिखा है, बस अभी दिखाना रहेगा हमें, तो दिखा देंगे। दूसरा एक और डिडक्शन मिलता है, डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस। इधर मेरी बात सुन लो पहले कान खोल के, क्योंकि बार बार सवालों में आएगा और बार बार इतना टाइम नहीं रहेगा मेरे पास एक्सप्लेन करने का। हर सवाल में अगर इतना एक्सप्लेन करना पड़ा तो 60-70 सवाल कब खत्म होंगे। ये पहले सवाल में आ रहा है इसलिए कान खोल के सुन लो। इंटरटेनमेंट अलाउंस पहले पूरा टैक्सेबल करते हैं। पहले क्या करते हैं, डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना होता तो ये डिडक्शन ना मिलता। ठीक है, तो टैक्सबिलिटी करते समय ऊपर जोड़ते समय ये नहीं देखना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं, लेकिन डिडक्शन देते समय देखना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए तो ये डिडक्शन देंगे, नहीं हुए तो नहीं देंगे। अब मुद्दा है कि अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए, डिडक्शन तुम दोगे तो कितना दोगे, निकालना पड़ता है। ठीक है, तो जो इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन है, यानी डिडक्शन फॉर इंटरटेनमेंट अलाउंस, ये ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगता है, और ये डिडक्शन का जो अमाउंट रहता है वो लोअर ऑफ 3 रहता है। इस लोअर ऑफ 3 को भी समझेंगे, लेकिन एक सिंपल भाषा समझ लो, अगर इंटरटेनमेंट अलाउंस 5,000 से ज्यादा दिखाई पड़े तुम्हें तो समझ जाना डिडक्शन 5,000 का आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ऐसा नहीं कि 5,000 इनकम टैक्स में लिखा है, इनकम टैक्स में ही नहीं लिखा है, इनकम टैक्स में ये लिखा है कि लोअर ऑफ 3 निकालो। पहला, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड जो कि है 18,000। ठीक है, एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव जो कि 18,000 है। दूसरा होता है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, कोई और सैलरी नहीं, सिर्फ बेसिक सैलरी का 20%, तो 1,98,000 का 20% निकाल लो। और तीसरा होता है स्टैच्यूटरी लिमिट, ये लिमिट इनकम टैक्स में लिखी है 5,000 रुपए की, और इन तीनों में जो सबसे छोटा वाला आएगा इतने का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो यूजली ज्यादातर सवालों में 5,000 आ जाता है, तो किसी की सैलरी अब 2-4 रुपए तो रहेगी नहीं, समझ लो। अगर मान लो मोटा मोटा 5,000 महीना भी है तो 60,000 तो होगी, आजकल प्यून की सैलरी भी 5,000 तो होती है कम से कम, तो 60,000 का 20% निकालोगे तो यहाँ कम से कम 12,000 तो ये करेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस अगर 5 से ज्यादा मिला तो लोअर यही निकलेगा हर केस में आपका, तो इसलिए ज्यादातर सवालों में 5,000 ऑटोमेटिकली आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ये। दो बातें, इस सवाल को कराया है, इससे आपने 2 ज्ञान एक्स्ट्रा लिए जो अब तक के सवालों में नहीं आए थे। पहला ज्ञान स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो आपको अब तक याद होना चाहिए, ओल्ड रिजीमे में कितना 50, न्यू में सबको मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो बिना गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। दूसरा डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन,
इंटरटेनमेंट लॉस में पहले ध्यान रखना है कि पहले पूरा टैक्सेबल होगा, वहां माफ नहीं होगा, ग्रॉस सैलरी में फुल अमाउंट आएगा, डिडक्शन बाद में नीचे देंगे। डिडक्शन का अमाउंट ऐसे निकाला जाता है, और ये सिर्फ किसको मिलता है, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सबको नहीं मिलता। सुनाई बातें। चलो अब डिडक्शन, इस सवाल में 2 डिडक्शन पढ़ ही लिए हैं, तो तीसरा भी पढ़ के डिडक्शन में निपटा देते हैं। भाई 2 तो सामने आ ही गए हैं, देख लिया तुमने लगातार। एक तीसरा भी डिडक्शन है, वो भी पढ़ लेते हैं, तो डिडक्शन निपट ही जाए। तो डिडक्शंस लिखे हुए हैं यहां। तो पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि कितने का मिलेगा, 50,000 रुपए का। लेकिन न्यू रिजीमे में ये अवेलेबल होता है कितने का, 75,000 का। नीचे लिख दिया, चिंता की कोई बात नहीं है। इसमें हमने कहीं नहीं लिखा कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, तो इसका मतलब सबको मिलता है, कॉमन सेंस है। दूसरा डिडक्शन है डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये लिखा हुआ है, किसको अवेलेबल होता है, सिर्फ। निकलता कैसे है, वही जो बताए थे, वही लिखा हुआ, ठीक है। तीसरा डिडक्शन है किसका है बेटा, प्रोफेशनल टैक्स या एम्प्लॉयमेंट टैक्स का। और इसमें जितना आपने एक्चुअली में टैक्स इस साल पे किया होगा उतने का डिडक्शन मिलेगा। जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस में नहीं था, जितना पे करोगे उतना डिडक्शन देंगे, सेम यहाँ। मान लो प्रोफेशनल टैक्स हुआ तुम्हारा 10,000 रुपया, लेकिन तुम दिए केवल हमें 3,000 रुपया हो, तो 3,000 घटाने देंगे, ठीक है। अब समझो तफरी, वैसे जो टैक्स किसको भरने चाहिए, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय भरेगा तो माइनस करेगा, लेकिन कभी कभी ये टैक्स का पेमेंट भी कौन कर देता है, अगर एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दिया तो पहले टैक्सेबल भी होगा और बाद में डिडक्शन भी देंगे, ठीक है। अगर इस प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट किसने कर दिया, तो पहले ग्रॉस सैलरी में टैक्सेबल भी होगा। ग्रॉस सैलरी निकालते समय वहां लिखोगे प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर टैक्सेबल, ठीक है। और उसके बाद डिडक्शन तो देना ही देना है, ठीक है। तो यानी ऐसा कह लो कि डिडक्शन तो हर हाल में मिलेगा, ऊपर टैक्सेबल कब होगा, जब एम्प्लॉयर ने पे किया हो। ये बात देखो इंग्लिश में लिख के दी है, पढ़ लो। इफ दिस टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर then it will be added in gross salary first, then after deduction will apply। और अगर एम्प्लॉयर ने नहीं दिया होगा, एम्प्लॉय पे करेगा, तो ग्रॉस सैलरी में नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन डिडक्शन फिर भी दिया जाएगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस में उल्टा है, जुड़ेगा हमेशा ऊपर, घटेगा तब जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, लेकिन इसमें घटेगा हमेशा ऊपर, तब जुड़ेगा जब एम्प्लॉयर ने पे किया। मतलब ऐसे दिमाग में हमने बनाना पड़ेगा पिक्चर ऐसे। तो इस तरीके से क्या हो गए हमारे डिडक्शन की बातों में समाप्त हो गए हैं। चलो आज के लिए यहीं तक करते हैं, बाकी कल सेवाएं जारी रहेंगी, आगे पढ़ेंगे हम लोग। डेली का डेली बेटा रिवीजन करते रहना, वरना चीजें जाओगे भूल, फिर होगी आपको समस्या, दिक्कत।